नमस्कार फ्रेंड्स, एडुशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह देखेंगे महेश कुमार वर्लमाल का। ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है और ये महेश कुमार वर्लमाल आप खुद भी जानते हैं एक आईपीएस अधिकारी हैं। और फ्रेंड्स, इस पुस्तक का मेरा दावा है कि प्रत्येक स्टूडेंट ने या तो इस पुस्तक को पढ़ा होगा, नहीं तो कम से कम इसके बारे में सुना अवश्य होगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है ये, बहुत ही बेहतरीन। और फ्रेंड्स, स्टूडेंट की ये समस्या थी, जो उनका कंसर्न था कि ये बुक काफी समय से अपडेट नहीं की जा रही थी। फ्रेंड्स, इसी बुक को अपडेट करके, ये देखिए सीरीज 15, इसी बुक को अपडेट करके महेश कुमार वर्लमाल ने इस बुक को निकाला है। इसी का अपडेटेड वर्जन है। बहुत कुछ इसमें परिवर्तित है, काफी कुछ अपडेट किया है इन्होंने। बहुत ही बेहतरीन, यूं कहिए कि और भी बेहतर इसको बना दिया है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इसी पुस्तक को देखेंगे। अब हम लोग महेश कुमार वर्लमाल का अपडेटेड एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। ये 2 पार्ट में आएगा। 2 पार्ट में आधुनिक भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कमेंट करके जो सब्जेक्ट बताएंगे वही सब्जेक्ट हम कंप्लीट कराएंगे। फ्रेंड्स, आप इसका अगर मास्टर वीडियो देखना चाहते हैं तो एडुशाला में जाके देख सकते हैं। एडुशाला हमारा जो है ऑफिशियल चैनल है और ये जो चैनल जो हमारा ये बैकअप चैनल है। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हाँ फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। इसमें देखिए यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। भारत आगमन कब हुआ था इनका? 17 मई 1498 में। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो ये जमोरिन ने किया था। यहाँ का स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करी थी? तो ये कोचीन में। ठीक है, कोची में करी थी। व्यापारिक कोठी का मतलब है फैक्ट्री। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो ये फ्रांसिस्को द एल्मीडा 1505 में नियुक्त हुआ था। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का जो श्रेय होता है ये पुर्तगालियों को दिया जाता है। ठीक है, तो तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस ये पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की कृषि है। ठीक है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी 1556 में। कहाँ? गोवा में की गई थी। ठीक है, गोवा में 1556 में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे कहते हैं, ये किसने लागू किया था? तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। विभिन्न देशों के खोजकर्ता देख लेते हैं। तो वास्को डी गामा भारत की खोज किए थे। कोलंबस जो है अमेरिका की। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। तस्मान जो है तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज किया था। और बार्थोलोम्यू डियाज जो था ये केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका खोज किया था। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो ये नीनो डी कुन्हा के समय पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। ठीक है, कार्टेज पद्धति भी इसको कहते हैं। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति को इन्होंने शुरू किया था। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने कौन आए थे? डच। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के निवासी थे, वर्तमान में नीदरलैंड जिसको कहते हैं। अब देखेंगे भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी
एस्तादो द इंडिया भी इसे कहा जाता है, ये पुर्तगाल का था। 1498 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत में जो इसकी पहली फैक्ट्री थी ये कोचीन में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इसका पूरा नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इसका पूरा नाम था और ब्रिटेन का था और 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले कोठी इन्होंने जो फैक्ट्री बनाई थी ये सूरत में बनाई थी। अब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, तो नीदरलैंड कहाँ की थी? हॉलैंड की थी और 1602 में इसकी स्थापना हुई थी। पहली फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये डेनमार्क की थी, 1616 में स्थापना हुई थी इसकी और भारत में देखा जाए तो इसकी प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर में थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे द इंडिस ओरिएंटल्स भी कहा जाता है, ये फ्रांस की है और ये 1664 में स्थापित हुई थी। ठीक है, और ये सबसे पहले कहाँ पे खोले थे अपनी फैक्ट्री? सूरत में। यूरोपीय व्यापारी जो आए थे भारत में, इनका आगमन का जो क्रम है देख लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश आए थे। ठीक है, तो इसी क्रम में आए थे। PDEDF जानते ही आप लोग हैं। ठीक है, अब यूरोपीय शक्तियों में भारत में जो है पुर्तगाली कंपनी ने सबसे पहले 1498 में प्रवेश किया था और भारत में सबसे अंत में ये गए भी थे। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और सबसे बाद में गए हैं, 1961 में गए हैं। अब आगे देखते हैं किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़े के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो ये डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? तो ये डचों ने आरंभ की थी। वर्ष 1759 में वेदरा का जो युद्ध हुआ था ये जो है किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो ये डच एवं अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ये कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस थे और ये कब आए थे? 1608 में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में कब लगाया गया था? 1611 में। और प्रथम अस्थायी कारखाना पूछेगा तो ये सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ये सर जॉन चाइल्ड को हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में, ठीक है, वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो ये फर्रुखसियर था। ठीक है, फर्रुखसियर इस समय था। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है और इसी अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे देखते हैं अब प्रमुख शहरों के संस्थापक देखते हैं। तो कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नक थे, मद्रास का फ्रांसिस डे, नई दिल्ली का एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर था, बम्बई का गेराल्ड ओंगियार। ठीक है, गेराल्ड ओंगियार। आगे अब देखेंगे यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम जो है सोरा और जो अफीम था उसकी प्राप्ति का क्षेत्र कहाँ था? बिहार में। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो ये कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो ये लुई 14वें के काल में की गई थी। फ्रांकैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? ये सूरत में की गई, 1668 में की गई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था। किसने? डुप्ले ने।
फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो ये पांडिचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो ये थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। वांडीवास का युद्ध जो 1760 में होता है, तो अंग्रेजों ने इसमें किसे पराजित किया था? तो ये फ्रांस को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये अंग्रेज तथा फ्रांस के बीच लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्सला सैपल की संधि जो हुई थी, इससे 1748 में हुई थी। अब देखते हैं, युद्ध है कर्नाटक युद्ध, ठीक है। तो कर्नाटक युद्ध देखेंगे, संधि देखेंगे और परिणाम क्या हुआ। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच होता है और ये प्रमुख कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध इसमें प्रमुख कारण था। इसमें 1748 में एक्सला सैपल की संधि होती है और इसका परिणाम कुछ नहीं था, अनिर्णित था। द्वितीय जो हुआ था कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ था और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध इसमें कारण था। प्रमुख कारण जो था कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। पांडिचेरी की संधि से इसे समाप्त किया गया था 1755 में और ब्रिटेन इसमें मजबूत स्थिति में था। तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ है 1756 से 63 के बीच हुआ है और ये सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण हुआ था, ये कारण था। और पेरिस संधि जो 1763 में हुई थी, इसके बाद ये खत्म हुआ था। फ्रांस की इसमें पराजय हुई थी, ठीक है। अंग्रेज, एक और फैक्ट देख लीजिए, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। अब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था, ये मुर्शीद कुली खान था। ये 1717 से 27 के बीच रहा। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो ये मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अली वर्दी खान ने किया था। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की जो घटना है, बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुआ था? सिराजुद्दौला के समय हुआ था। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून जो 1757 में हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया है? तो ये मीर जाफर था, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? ये मीर जाफर बना। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो ये प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। ये 23 जून 1757 को हुआ था। अब देखेंगे प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। तो सबसे पहले देखिए ब्लैक होल की जो घटना हुई थी, ये 20 जून 1756 को हुई थी। अलीनगर की संधि जो हुई है 9 फरवरी 1757 में हुई है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इलाहाबाद की जो संधि है ये आपका 12 अगस्त 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में हुआ था। बनारस की संधि देखें तो ये 1773 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां थी, ठीक है। अब आगे देखेंगे, वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो ये मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। तो एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे।
बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है और ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के बीच हुआ था। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो इलाहाबाद बक्सर के युद्ध के बाद दो संधि होती है। इलाहाबाद की पहली संधि जो होती है ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब जो था नजमुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, ठीक है। और इलाहाबाद की दूसरी संधि में अवध का नवाब सिराजुद्दौला था और क्लाइव एक तरफ था। नेक्स्ट है, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी? तो ये इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद की संधि से की गई थी। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना इसी ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। अब उत्तरकालीन मुगल काल के जो राज्यों के संस्थापक थे देखते हैं, तो ये बंगाल के स्थापना जो हुआ था 1717 से 27 के बीच मुर्शीद कुली खान इसका संस्थापक था। हैदराबाद का स्थापना 1724 में निजाम उल मुल्क और इसे चिनक्लीज खान भी कहते हैं, तो इसने स्थापना किया था। भरतपुर का 18वीं सदी में हुआ था और इसके संस्थापक चूड़ामन बदन सिंह थे। कर्नाटक की स्थापना 18वीं सदी में सादतुल्ला खान ने किया था। अवध की स्थापना 1722 से 24 के बीच हुआ था और इसका सादत खान संस्थापक था। जयपुर जो है, जयपुर का स्थापना 18वीं सदी में हुआ था और सवाई राजा जयसिंह ने इसकी स्थापना की थी। रुहेल फटान ये भी 18वीं सदी में हुआ था। मोहम्मद खान बंगस इसके संस्थापक थे। मैसूर का हो जाएगा, हैदर अली इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना 18वीं सदी में हुआ था, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रणजीत सिंह को, महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकर चकिया मिसल से संबंधित है, सुकर चकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर में थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर जो हीरा है ये किससे प्राप्त किया था? ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है, ये किसके मध्य होती है? तो ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य होती है। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी छीन ली। अब आगे देखते हैं। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? ये लाहौर की संधि द्वारा, जो 1846 में हुई थी, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़क सिंह था। महत्वपूर्ण संधियाँ देख लीजिए। तो पुरंदर की संधि होती है 1665 में, बड़गांव की संधि 1789 में, सालबाई की संधि 1782 में, देवगांव की संधि 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में, पुणे की संधि जो है 1817 में और लाहौर की संधि जो है 1846 में। अमृतसर की संधि 1809 में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड गफ ने किया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह था। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हैदर अली के द्वारा की गई थी, हैदर अली के द्वारा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, संघर्ष जो होता है, इसके बारे में। तो ये 4 युद्ध होते हैं इसमें, तो देख लेते हैं। युद्ध, फिर शासक, बंगाल का गवर्नर और संधि
और विशेष क्या था इन युद्ध में। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच होता है और इसमें शासक जो मैसूर का शासक था हैदर अली था और बंगाल का जो गवर्नर था वेरलेस्ट था, लॉर्ड वेरलेस्ट। मद्रास की संधि से 1769 में ये समाप्त होती है और इसमें विशेष क्या था, हैदर अली जो है दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए 1780 और 84 के बीच हुआ है और हैदर अली शासक था। एक तरफ बंगाल का गवर्नर ये वारेन हेस्टिंग था। मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है 1784 में और इसमें क्या होता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ है। इसमें टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था और लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में और इससे युद्ध समाप्त होता है और इसमें क्या है, टीपू सुल्तान की स्थिति जो है कमज़ोर हो जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में होता है। इसमें टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का और लॉर्ड वेलेस्ली जो है बंगाल का गवर्नर था। मैसूर सहायक संधि होती है और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना कर दी जाती है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। ये एक फैक्ट है, देख लीजिए। सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने किससे, नेपोलियन से किया था। ठीक है, नेपोलियन से किसकी तुलना, रंजीत सिंह की तुलना। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। ठीक है, ब्रिटिश राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियाँ देखेंगे। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनैतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था, तो ये इलाहाबाद की संधि से प्रारंभ होता है 1765 से। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा इसमें आंसर। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 आया था और इसी के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का जो गौरव है ये सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ था। अब देखेंगे इसमें ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी जो आयोग बने थे उसे, तो एचिंसन आयोग 1886 में बना था और गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड डफरिन था। इस्लिंगटन आयोग 1912 में बना था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है इस समय गवर्नर जनरल था। ली आयोग 1923 में बना था और लॉर्ड रेडिंग जो है गवर्नर जनरल था। अब आगे देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था, तो ये ली आयोग के सुझाव पे किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो ये हैदराबाद था 1798 में। व्यवगत का सिद्धांत जो है या इसको राज हड़प नीति कहते हैं या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह लीजिए, ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हो गया था और उस समय देखा जाए तो डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। आगे अब देखेंगे, राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था, तो ये आउटरम रिपोर्ट के आधार पर ये
व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य देखेंगे, राज्य और वर्ष। तो सतारा 1848 में, जैतपुर जो है 1849 में, संबलपुर 1849 में, बघाट जो है 1850 में, उदयपुर जो है 1852 में, झांसी 1853 में, और नागपुर जो है 1854 में। अवध हो जाएगा 1856 में। आगे देखते हैं, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की जो नीति है किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो ये स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। और ये 1880 ईस्वी भारत का प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था। भारत में स्थायी स्वशासन का जो जनक है ये लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। तो जो स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अब देखेंगे ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो नेपाल पे 1816 में गवर्नर या जनरल कह लीजिए या वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। और सिंध का 1843 में अधिकार हुआ है तो सिंध पर। तो 1843 में इस समय एलन बरो था। भूटान 1865 में लॉरेंस इस समय लॉर्ड लॉरेंस जो है था। बर्मा का 1885 में पर अधिकार हुआ था, 1885 में डफरिन के समय। अब आगे देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहले धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जिसे कहते हैं, इसका प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक जो है इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त हैं। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? कावस जी डावर के द्वारा। 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये सेरामपुर में, पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम चाय बागान जो है स्थापित किया गया था 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पणिकर ने 1765 से 62 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है, डाकू राज। अब प्रमुख कृषि पद्धतियाँ देखते हैं, प्रथा और उसकी विशेषता। तीन कठिया प्रथा जो है, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ददनी प्रथा क्या थी? तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी जो है भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। ठीक है। अब देखेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है। तो उस समय ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था में क्या था? 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त कह लीजिए, रैयतवाड़ी था और महालवाड़ी था। तो इन तीनों के बारे में देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में लाया गया था। और ये कहाँ कहाँ था? तो ये भारत के क्षेत्रों में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बनारस उत्तरी कर्नाटक में था।
ठीक है। और उसी तरह रैयतवाड़ी देखें तो रैयतवाड़ी जो है थॉमस मुनरो के समय 1820 में लाया गया था और ये कहाँ पे था? बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्रों में था। महालवाड़ी देखेंगे तो महालवाड़ी हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में लाया गया था और ये जो था इसका क्षेत्र था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है। ये जो जमींदारी व्यवस्था थी ये समस्त ब्रिटिश भारत के 19% भाग पे ये व्याप्त था और इसमें क्या था? भूमि अधिग्रहण जो था सदैव के लिए जमींदार को दे दिया जाता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जो होती थी ये जमींदार की होती थी। उसी तरह इसका देखते हैं आपका रैयतवाड़ी है, ठीक है। रैयतवाड़ी में क्या होता था कि पहले ये देख लीजिए कितने % क्षेत्र पे था, तो ये समस्त ब्रिटिश भारत का 51% पे था। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा 51% का था। और इसमें क्या है? भूमि का जो मालिक होता था ये किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी ये किसानों की ही थी और ये क्या होता था? कर की दर में 33% से 55% तक होता था। ये था रैयतवाड़ी। महालवाड़ी देख लीजिए समस्त ब्रिटिश भारत का 30% पे था। तो और इसमें जो है भूमि पर गांव का अधिकार होता था, पूरे गांव या महाल का अधिकार होता था महालवाड़ी में। इसमें जो ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी होती थी एक गांव के मुखिया जो होते थे या महाल जो होते थे उनको होती थी और इसमें कर की जो दर थी 60% तक होती थी। और इन्हीं सब का प्रभाव क्या पड़ता है? निगेटिव प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो जाता है, कृषकों की दरिद्रता बढ़ जाती है, कृषकों में ठहराव तथा अवनति आ जाता है, पुराने जो जमींदारों का उन्मूलन हो जाता है और नए जमींदारों का उदय होने लगता है, कृषि का वाणिज्यीकरण हो जाता है। तो ये राजस्व व्यवस्था के दुष्परिणाम थे। चलिए आगे देखते हैं अब कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। भी हम लोगों ने देखा स्थायी बंदोबस्त परमानेंट जो सेटलमेंट था इसका जो सिद्धांत है किससे संबंधित है? तो ये भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में 1853 में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी इसी के समय। अब देखेंगे आगे 1857 की क्रांति। तो 1857 की जो क्रांति है सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ में हुई थी 10 मई 1857 को, ठीक है। 34वीं रेजिमेंट की सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे विद्रोह किया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो ये कमल और रोटी थे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था ये पामस्टन थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना ये पहली घटना थी। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र के थे? तो ये अवध के थे, अवध के। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये कैनिंग ने बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का जो विद्रोह है ये असफल हो गया। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो ये बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। असम में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेता दीवान मनीराम दत्त था। फैजाबाद से
विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था? तो ये मौलवी अहमदुल्ला था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये तात्या टोपे को नियुक्त किया था। इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो ये बख्त खान को नियुक्त किया था। अब देखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख जो केंद्र थे और प्रमुख विद्रोही नेता दमनकर्ता कौन कौन थे, ये देखेंगे। तो दिल्ली में जो है विद्रोही नेता जो थे बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खान थे। तो यहाँ पे विद्रोह की तिथि 11 मई 1857 थी और यहाँ पे जो दमन करता था वो निकलसन और हडसन था। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर थे विद्रोही नेता। और 4 जून 1857 को यहाँ तिथि थी विद्रोह की। कॉलिन कैंपवेल जो है दमन करता है। झांसी या ग्वालियर कह लीजिए तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। यहाँ पे 4 जून 1857 को शुरू हुई थी। जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में दमन हुआ था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे 5 जून 1857 के। और यहाँ पे जो है कॉलिन कैंपवेल जो है दमन करता था। इलाहाबाद में लियाकत अली थे नेता और 6 जून 1857 शुरू हुआ था। कर्नल नील के द्वारा दमन किया गया था। फैजाबाद का देखिए, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला और यहाँ पे जो दमन करता थे कर्नल नील थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह अमर सिंह थे। यहाँ शुरुआत हुई थी 12 जून 1857 में। और विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो थे यहाँ पे विद्रोह का दमन किए थे। बरेली में खान बहादुर खान जून 1857 में शुरू हुआ था। विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था। फतेहपुर अजीमुल्ला हो जाएगा और यहाँ पे जनरल रेनॉल्ड ने इसका दमन किया था। अब 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था और इसे इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। आगे अब देखेंगे वर्ष 1857 के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 जो है पारित किया गया था। इसके माध्यम से भारत का जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? पील आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो ये मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खान। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ये ग्वालियर के सिंधिया ने की थी। ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए और लेखक द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता ने लिखा है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर का है 1857। ये S.N. सेन का है। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये R.C. मजुमदार के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी जो है T.R. होम्स का है। रिवेलियन 1857 P.C. जोशी का है। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान का है। ये देख लीजिए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने क्या कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। ये ह्यूरोज का कथन है लक्ष्मीबाई के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये B.D. सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउट्रम एवं W. टेलर ने। तथाकथित
प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है? तो ये आरसी मजूमदार का है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था ये एस.एन. सेन था। अब 1857 में जो विद्रोह हुआ था इस पर प्रमुख मत देख लेते हैं इतिहासकार और उनका क्या क्या मत था। तो डॉक्टर एस.एन. सेन ने क्या कहा था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये डॉक्टर एस.एन. सेन का कथन है। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता ने ऐसा कहा है। 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ये बी.डी. सावरकर का कथन है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम जो है न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आरसी मजूमदार का कहा हुआ है। अब यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये सर जॉन लॉरेंस के द्वारा। 1857 का विद्रोह जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा कहा गया है। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण जो है चर्बी युक्त कारतूस था। ये कहा था किसने? पी. रॉबर्टसन ने कहा था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स के द्वारा ऐसा कहा गया है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउट्रम के द्वारा कहा गया है। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। ये रीज ने कहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। तो 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये पटना था। 1857 के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा नील विद्रोह हुआ था। 1859 to 60 के बीच हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो ये किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को जाना जाता है। संथाल जो विद्रोह हुआ है 1855-56 का, उसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था और इस विद्रोह को हुल विद्रोह भी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? आनंद मठ उपन्यास में किया गया। हो विद्रोह जो है कब हुआ है? 1820-21 के बीच हुआ था। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? तो ये सुरेंद्र साय था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। ठीक है, कूका आंदोलन जो हुआ है ये 1840 से 72 के बीच ये किसने संगठित किया था? तो ये गुरु राम सिंह के द्वारा। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो ये बिरसा मुंडा के से संबंधित है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? ये झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक जो है नील दर्पण। तो नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्र इसके लेखक हैं। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः क्षेत्र है शेरपुर से गारो पहाड़ी तक इसका क्षेत्र है। फरायजी विद्रोह के नेता थे दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 में। मुंगेर के बढ़िया ताल का विद्रोह के उद्देश्य क्या थे? बकास भूमि की वापसी की मांग। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच हुआ था। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। मानव बलि प्रथा जो है मोरिया, इसका निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध खोंड जनजाति ने किया था। ठीक है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह था ये खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो ये मेजर बरो को। सन्यासी विद्रोह का दमन का श्रेय जो है वारेन हेस्टिंग को जाता है। अब देखेंगे प्रमुख जनजातीय विद्रोह, नेतृत्वकर्ता, प्रभावित क्षेत्र और उसका वर्ष। तो चुआर विद्रोह जो है ये राजा जगन्नाथ नेतृत्व करता थे। 1768 में हुआ था। प्रभावित जो क्षेत्र है ये नानभूम और बीरभूम पश्चिम बंगाल में था। हो विद्रोह राजा पराहत के नेतृत्व में हुआ था। ये 1820, 1822, 1832 इसका वर्ष है। और सिंहपुर और छोटा नागपुर के बीच में, छोटा नागपुर और सिंहपुर इसका प्रभावित क्षेत्र है। भील जो है, भील के
नेतृत्व करता है सेवाराम त्र्यंबक, और 1818 से 48 के बीच हुआ था। खान देश प्रभावी क्षेत्र था। खासी विद्रोह है जिसमें नेतृत्व करता राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक थे। 1829 से 32 के बीच हुआ था खासी पहाड़ी में, असम व मेघालय में। कोल विद्रोह जो है बुद्धो भगत और गंगा नारायण के नेतृत्व में 1831 से 32 के बीच, और छोटा नागपुर प्रभावित क्षेत्र था। रंपा विद्रोह अलूरी सीता राजू के नेतृत्व में 1879 में आंध्र प्रदेश में। खोंड विद्रोह जो है चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में 1846 से 48 और 1855 के बीच हुआ था। खोंडमल उड़ीसा में इसका स्थान था। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू के नेतृत्व में 1855-56 के बीच में। राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल, ये झारखंड, ठीक है, झारखंड के साइड में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता 1899 से 1900 के बीच। छोटा नागपुर इसका प्रभावित क्षेत्र था। भील विद्रोह दौलत सिंह था इसका नेतृत्व करता 1914-15 के बीच में। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जो दक्षिणी राजस्थान में है इसका था। पाबना विद्रोह देखें तो 1873 से 76 के बीच था, और इसके प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। आगे अब देखेंगे वेलुतम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया था। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी, ठीक है। गडकरी विद्रोह जो है इसका केंद्र कोल्हापुर था। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बाबा ने किया था। खैरवार आदिवासी जो आंदोलन हुआ है ये किस वर्ष हुआ है? 1874 में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल मालाबार तट पे हुआ था। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 35 के बीच असम में हुआ था। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन जो है की शुरुआत हुई थी मूलतः किसके द्वारा? तो भगत जवाहर मल के द्वारा, सेन के द्वारा साहिब। अब महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना किया था। किसान या नागरिक विद्रोह देखेंगे तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले झारखंड है, तो झारखंड में कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 के बीच, नेतृत्व सिद्धू कानू के द्वारा। खैरवार विद्रोह जो है 1874 में। मुंडा हुआ था 1899 में। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में, और इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। युवान और जुआंग विद्रोह भी 1867-68 के बीच हुआ था। नेतृत्व रन नायक ने किया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये बिहार में देख लीजिए वहाबी विद्रोह 1830 से 60 के बीच हुआ था, ठीक है। और बंगाल में देख लीजिए सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, ये सभी हुआ था। फराइजी विद्रोह, भूमिज विद्रोह, ठीक है। वहाबी विद्रोह के जो नेतृत्व किया था सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। सन्यासी विद्रोह का सन्यासी गिरी संप्रदाय के द्वारा किया गया था। फकीर विद्रोह मजनू शाह चिराग के द्वारा, और पागलपंथी जो है करम शाह और टीपू मीर के द्वारा किया गया था। फराइजी जो है दादू मियाँ के द्वारा किया गया था 1820 में, ठीक है। अब हो गया उड़ीसा का, देख लीजिए खोंड विद्रोह हुआ है उड़ीसा में। पाइका विद्रोह भी उड़ीसा का है। संभलपुर विद्रोह जो है ये भी उड़ीसा का है 1833 से 62 में। खोंड जो हुआ है 1837 में। पाइक विद्रोह जो हुआ है 1817 में हुआ है, पाइक विद्रोह, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये पूर्वी गोदावरी में कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 80 के बीच। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह 1879 में, नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। चेंचू आदिवासी आंदोलन भी यही हुआ था 1920 में, ठीक है।
यहाँ देख लीजिए तमिलनाडु में पॉलीगरो का विद्रोह 1801 में, कट्टावापन इसका नेतृत्व करता था। गंजम विद्रोह जो है इसका नेतृत्व करता श्रीकर भंजन था, ये भी तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह हुआ है 1824 से 29 के बीच। पश्चिमी घाट पे देखें तो रामोसी विद्रोह हुआ है, नेतृत्व किया था चित्तर सिंह वासुदेव बलवंत फड़के ने 1822 में। महाराष्ट्र में देखें गडकरी विद्रोह 1844 में, नेतृत्व इसका किया है किसने, बाबाजी अहिरेकर ने किया था। ठीक है, अब गुजरात में देखें, गुजरात में आपका कच्छ विद्रोह हो गया 1816 में, भारतमल व सरेजा के द्वारा किया गया था। बखेरा विद्रोह जो है बघेरा, ये 1818 में हुआ था। पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था 1840 से 72 के बीच, और यहाँ पे भगत जवाहरमल, बालक सिंह, राम सिंह कूका, ये सारे इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो हम लोगों ने देख लिया भील विद्रोह। भील विद्रोह 1820 से 25 के बीच हुआ था, इसका नेतृत्व दशरथ हिरिया सेवाराम ने किया था, और ये पश्चिमी घाट में हुआ था। यहाँ देखिए एक चेरो छूट रहा था, तो झारखंड में आपका चेरो विद्रोह हुआ है 1801 के में, और इसका नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। अब इधर देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में, असम में हुआ था अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। खासी विद्रोह जो है 1828 से 33 के बीच राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में। नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था 1931 में, नेतृत्व किया था रानी गैडेलु ने। और मणिपुर में कुकी विद्रोह 1917 में हुआ था। तो इस तरह ये आपके सारे विद्रोह कंप्लीट हो गए। चलिए आगे देखते हैं। गोगिनेगी रन्ना, एक फिर से देख लीजिए, गोगिनेनी रंगा बाकुलू, ये जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे विभिन्न किसान आंदोलन देखेंगे और उसके प्रभावित क्षेत्र, नेतृत्व और कारण। तो मोपला जो विद्रोह है प्रथम चरण का 1836 से 54 के बीच मालाबार में हुआ था, के.एन. हाजी के नेतृत्व में। कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा नई व्यवस्था लागू करना इसका कारण था। अब सेकंड देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह, तो नील विद्रोह जो है 1859 टू 60 के बीच बंगाल में हुआ था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। इनका कारण क्या था, यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना था। पाबना विद्रोह 1873 से 76 के बीच बंगाल में हुआ था। ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल, केशव चंद्र राय, ये सभी नेतृत्व किए थे। कारण क्या था, अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली इसका कारण था। दक्कन विद्रोह जो है 1874-75 के बीच हुआ था। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले में हुआ था। नेतृत्व बाबा साहब देशमुख ने किया था। कारण क्या है, रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए थे, और कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि के कारण ये हुआ था। चंपारण विद्रोह 1917 में, चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी ये सब क्षेत्र हैं, और महात्मा गांधी के नेतृत्व में 3 कठिया प्रणाली का इसमें विरोध हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा गुजरात में हुआ था, महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसमें क्या था कारण, फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार जो है उनके द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना था। अवध किसान सभा आंदोलन 1920 में हुआ था, और ये हुआ था प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, इन सभी जगह। झिंगुरी लाल सिंह इसके और बाबा रामचंद्र जो है नेतृत्व करता थे। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू किया गया था, और अवध माल गुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी की गई थी। एका आंदोलन 1921-22 के बीच हुआ था। बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर में मदारी पासी नेतृत्व किया था। लगान में वृद्धि इसका कारण था। मोपला विद्रोह जो दूसरी चरण का हुआ था 1921 में, मालाबार में ही हुआ था। अली मुसलियार जो इसके नेतृत्व करता थे। अधिक लगान व बेदखली इसका कारण था। वारदोली सत्याग्रह सूरत में, ठीक है, सूरत के बारदोली तालुका में
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इसमें भी लगान में बढ़ोतरी ही कारण था। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 के बीच में हुआ था। ये जालंधर, अमृतसर में और होशियारपुर, लैलपुरा, शेखपुरा में हुआ था। सोहन सिंह भाखना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा, ये सारे ही इसमें नेतृत्व करता थे। कारण क्या था? भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तात्कालिक कारण था अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि, ये सारे कारण थे। तेभागा 1946 में हुआ था। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर 24 परगना में हुआ था। कंपाराम सिंह, भवन सिंह इसके थे नेतृत्व करता थे। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। तेलंगाना आंदोलन जो है 1946 से 51 के बीच तेलंगाना में सामूहिक नेतृत्व था। इसका कारण था निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। ठीक है। अब भारत की स्वतंत्रता के बाद चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व जो किया था ये विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे ने